Welcome to Molecule. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फाइब्रस प्रोटीन्स टॉपिक है मेरा। और ये कंटिन्यूएशन है मेरे जितने भी पिछले लेक्चर्स हो चुके हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ऊपर। ये इसका कंटिन्यूएशन है फाइब्रस प्रोटीन्स। और फाइब्रस प्रोटीन्स को डिस्कस करने से पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि प्रोटीन के दो क्लासिफिकेशन होते हैं जो की स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर किया गया है। एक फाइब्रस प्रोटीन्स होता है और दूसरा जो है ग्लोबुलर प्रोटीन्स होता है। तो फाइब्रस प्रोटीन्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अल्फ़ा कैरेटिन, सिल्क फिब्रियन, इलास्टिन और कोलेजन कुछ एग्जांपल्स हैं फाइब्रस प्रोटीन्स के। और फाइब्रस प्रोटीन्स का काम ये है कि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर को। अब आप इमेजिन करिए कि अगर ऐसा होता कि आप हाथ धो रहे होते पानी से और आपने साबुन लगाया और आपने पानी से धोना शुरू किया अपने हाथ को, आपकी स्किन गलने लगी, आपके नाखून गलने लगे और आप सर धो रहे हैं अगर अपना, और आपने जैसे ही पानी अपने सर पे आपने लगाया आपके बाल धोने लगे, तो कितना मुश्किल हो जाता चीज़ों को। मतलब कुछ भी हाथ में रखता तो हम लोग धो ही नहीं पाते उसको, और हम लोग अपना क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं कर पाते। यही एक वजह है कि जितने भी आउटर सरफेस जितने भी एनिमल्स के होते हैं वो सब के सब फाइब्रस प्रोटीन्स के बने होते हैं, ताकि उसके ऊपर पानी की कोई रिएक्टिविटी ना हो और पानी उन स्किन के ऊपर या उनकी बॉडी के ऊपर ना रुके। फाइब्रस प्रोटीन्स नॉर्मली जो हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और उनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के, जैसे अल्फ़ा कैरेटिन या बीटा शीट्स। ये भी पॉसिबिलिटी कि दोनों हों, बट नॉर्मली जो होता है वो अल्फ़ा कैरेटिन और बीटा शीट्स होते हैं, इसका अरेंजमेंट होता है। अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे भी और डिस्कस भी करेंगे। जितने भी फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और हम लोग को नेचर को थैंक्स करना चाहिए कि नेचर ने ऐसा इवॉल्व किया अपने आप को कि हम लोग का आउटर सर्फेसेस जो हैं वो इनसॉल्युबल है वाटर में, और वाटर में घुलते नहीं हैं। और अब आपको ये बात पता है, इतना आप लोग ने लेक्चर्स देखने के बाद आप लोग को ये आइडिया हो गया होगा कि अमीनो एसिड्स के जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया भी था कि अलग अलग नेचर के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अब अगर किसी को भी हाइड्रोफोबिक नेचर देना है तो वहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स का ही काम आएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जितने भी फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं उसमें हाई कंसंट्रेशन होता है हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज का, इंटीरियर में भी और एक्सटीरियर में भी। यही एक फ़र्क है फाइब्रस प्रोटीन में और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, उसका एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों ही हाइड्रोफोबिक होता है। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में उसका इंटीरियर जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ताकि वो स्टेबलाइजेशन कर सके, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट से अपने आप को अरेंज कर सके थर्मोडायनेमिकली। मगर ग्लोबुलर प्रोटीन्स में क्या होता है, उसका एक्सटीरियर जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, ताकि वो पानी से इंट्रैक्शन कर सके। तो जितने भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और जितने भी फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। अल्फ़ा कैरेटिन मैमल्स के लिए यूनिक होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में ही पाए जाएंगे, और ये ज़्यादातर आउटर लेयर ऑफ स्किन को कवर करते हैं। जैसे कि जितना भी ड्राई वेट है आपके आउटर स्किन का वो अल्फ़ा कैरेटिन का बना होता है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल के तौर पे आप कहें तो चिड़ियों के चोंच, बीक्स ऑफ बर्ड्स, क्लॉज ऑफ बर्ड्स एंड टाइगर, जितने भी एनिमल्स हैं जिनके क्लॉज हैं वो सब अल्फ़ा कैरेटिन के बने होते हैं। हॉर्न्स जो होते हैं वो बने होते हैं अल्फ़ा कैरेटिन के। और उसके बाद फिर आपके जितने भी आपके नाखून, नेल्स, हूव्स घोड़े के, और भी जितने भी एक्सटर्नल सरफेसेस के जो हार्ड पार्ट होते हैं वो सब अल्फ़ा कैरेटिन के बने होते हैं। अल्फ़ा कैरेटिन एक ब्रॉडर फैमिली ऑफ प्रोटीन को बिलोंग करता है, जिसे हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का काम स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना होता है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है अल्फ़ा कैरेटिन को। दो स्ट्रैंड्स अल्फ़ा कैरेटिन के जब भी पैरेलल फैशन में अरेंज होकर रैप करते हैं एक दूसरे को, तो वो एक सुपर ट्विस्टेड कॉइल बनाते हैं। ये सुपर ट्विस्टिंग जो होती है ये स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करती है या स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक रुमाल लें, नॉर्मली आप एक रुमाल ले लें, आप सिर्फ रुमाल को ही अगर आप उसको बहुत ज़्यादा कॉइल्ड कर देंगे तो उसको काटना मुश्किल हो जाएगा कैंची से। ऐसे ही सुपर कॉइलिंग या सुपर ट्विस्टिंग इसमें हेल्प करता है इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को
अगर आप ट्विस्ट करेंगे तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब हम लोग समझते हैं कि ये अल्फ़ा कैरेटिन, ये होमोडाइमराइजेशन, ये सब कैसे होता है, ये सब समझ लेते हैं। एक अल्फ़ा कैरेटिन का पॉलीपेप्टाइड चेन जब पैरेलल फैशन में अरेंज होकर वो एक दूसरे के साथ एसोसिएशन बनाता है तो उसे एक हेटेरोडाइमर कहते हैं हम लोग, पैरेलल फैशन में। अब ये दो हेटेरोडाइमर क्या करते हैं, ये एंटी पैरेलल फैशन में अरेंज करते हैं अपने आप को और एक टेट्रामेरिक सब यूनिट बनाते हैं। अब आप देखिए, एक अल्फ़ा स्ट्रैंड और दो अल्फ़ा स्ट्रैंड, ये दो अल्फ़ा जो पहले दो अल्फ़ा स्ट्रैंड्स हैं उन लोगों ने पैरेलल एसोसिएशन बनाकर क्या बनाया, हेटेरोडाइमर बनाया, मतलब दो स्ट्रैंड्स यहाँ इन्वॉल्व हैं अल्फ़ा कैरेटिन के। अब ये कह रहे हैं कि जब ये दो स्ट्रैंड बन गए तो जब दो हेटेरोडाइमर एंटी पैरेलल फैशन में अपने आप को अरेंज करते हैं तो वो एक टेट्रामेरिक सब यूनिट बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। मतलब अब यहाँ पे 4 स्ट्रैंड्स आ चुके हैं, 4 स्ट्रैंड ऑफ अल्फा हेलिक्स आर इन्वॉल्व्ड। जब ये दो प्रोटोफिलामेंट एक साथ आते हैं तो वो एक प्रोटोफिब्रिल बनाते हैं। मतलब अब जब ये दो प्रोटोफिलामेंट, एक प्रोटोफिलामेंट कितने का बना हुआ है, 4 स्ट्रैंड्स का बना हुआ है। जब दो प्रोटोफिलामेंट बनाएंगे और प्रोटोफिब्रिल बनाएगा तो प्रोटोफिब्रिल अब हो गए 8 स्ट्रैंड्स के। यही 8 स्ट्रैंड जब 4 प्रोटोफिब्रिल्स एक साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं तो वो एक माइक्रोफिब्रिल बनाते हैं, जो कि फर्दर जब वो एसोसिएट करते हैं तो वो मैक्रोफिब्रिल भी बनाते हैं। मैक्रोफिब्रिल इज अ लार्जर यूनिट, माइक्रोफिब्रिल इज अ स्मॉलर यूनिट। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो जब माइक्रोफिब्रिल बन रहा है ये 32 उसका बन रहा है, 32 अल्फा हेलिक्स का बन रहा है। ये जब 32 अल्फा हेलिक्स एक साथ एसोसिएट करते हैं तो वो एक माइक्रोफिब्रिल बनाता है। और जब दो माइक्रोफिब्रिल्स या उससे ज़्यादा एसोसिएट करेंगे दूसरे के साथ तो वो एक मैक्रोफिब्रिल बनाएगा। साइड में मैंने कुछ तार दिखाए हैं आपको। उस तार को दिखाने का मकसद यही है कि जितना लोड बिजली का उतना मोटा तार, तो जितना टेंसाइल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होगा उतना ही गहरा एसोसिएशन होता जाएगा। जैसे कि अगर कहीं हल्का काम है तो वहाँ पे हेटेरोडाइमर से ही काम हो जाएगा, फिर प्रोटोफिलामेंट बन जाएगा कहीं जहाँ पे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, और अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो मैक्रोफिब्रिल या माइक्रोफिब्रिल बन जाएगा। ये अल्फ़ा कैरेटिन का खासियत है। अल्फ़ा कैरेटिन को मैंने बताया था कि जितने भी फाइब्रस प्रोटीन्स होंगे वो सब के सब हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज में रिच होंगे। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि अल्फ़ा कैरेटिन में हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज ज़्यादा हैं, और जिसमें एलेनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, मेथेनिन, फेनाइलैनिन, ये सब के सब हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज हैं जो कि अल्फ़ा कैरेटिन में पाया जाएगा। जो स्ट्रेंथ है फाइब्रस प्रोटीन्स की वो कोवलेंट क्रॉस लिंक से बनता है। अब कोवलेंट क्रॉस लिंक्स का मतलब क्या हुआ, जितने, अब जैसे कि एक अल्फ़ा स्ट्रैंड है वो उसमें कोई ना कोई अमीनो एसिड होगा। हमने ये देखा है कि जितने भी क्रॉस लिंकिंग होती है वो सिस्टीन यहाँ पे जो इसको स्टेबलाइज करता है, इस स्ट्रक्चर को जो स्टेबलाइज करता है अल्फ़ा कैरेटिन को, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स करते हैं। इसका मतलब उसके अंदर सिस्टीन रेसिड्यूज पाए जाएंगे और वो सिस्टीन रेसिड्यूज स्टेबलाइज करेंगे स्ट्रक्चर्स को। जैसे मैंने बताया कि भाई वो एक प्रोटोफिलामेंट बनेगा, फिर माइक्रोफिब्रिल बनेगा, वो सब के सब कैसे एक दूसरे के साथ स्टेबलाइज करते हैं, वो सब के सब एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ स्टेबलाइज करते हैं। 2 तरीके के कैरेटिन हो सकते हैं, एक अल्फ़ा कैरेटिन और एक बीटा कैरेटिन। बीटा कैरेटिन बीटा शीट्स का बना होगा, ऑब्वियस सी बात है। अल्फ़ा कैरेटिन अल्फ़ा हेलिक्स का बना होता है। एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा सिंप्लेक्स एक डिजीज़ है जो कि अल्फ़ा कैरेटिन की डिफेक्ट है। अगर अल्फ़ा कैरेटिन में कोई डिफेक्ट आ जाता तो ये डिजीज़ आपको हो जाएगा, एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा सिंप्लेक्स। सिल्क फेब्रियन पे आते हैं हम लोग। सिल्क फेब्रियन, इसका पॉलीपेप्टाइड चेन प्रीडोमिनेंटली बीटा कन्फर्मेशन में होता है जो कि एंटी पैरेलल फैशन में होता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे फिगर में। फेब्रियन जो होता है वो रिच होता है एलेनिन और ग्लाइसिन रेसिड्यूज में, जो कि क्लोज पैकिंग में हेल्प करता है और इंटरलॉकिंग जो आर ग्रुप्स हैं उसके इंटरलॉकिंग में हेल्प करता है, क्योंकि अब उसको स्टेबलाइज भी होना है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ स्टेबलाइज होता है, क्योंकि सारे जितने भी क्योंकि हम लोगों ने देखा भी है कि बीटा शीट्स, बीटा कन्फर्मेशन में हम लोग पिछले लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं कि बीटा शीट्स स्टेबलाइज होते हैं
हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो यहाँ पे और जब वो करीब आ जाते हैं उसके बीच में वैन डर वाल इंट्रैक्शन भी काम करने लगता है। सिल्क यूजुअली स्ट्रेच नहीं करता है बिकॉज हम लोग को पता है कि बीटा कन्फर्मेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड होता है। कॉन्ट्रेरी अगर देखा जाए तो जो आपका केराटिन है वो एक्सटेंसिबल है क्योंकि उसमें अल्फा हेलिक्स होता है और अल्फा हेलिक्स थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर सकता है। ये आप देखिए, ये डायग्राम है सिल्क फेब्रियन का। अगर आप देखें तो यहाँ पे जितने भी शार्प टर्न्स हैं यहाँ पे कोनों में एलेनिन और ग्लाइसिन रिच है। और आप ये देखें, ये आपको कुछ रेड एरोज, ब्लू एरोज और ग्रीन एरोज दिखाए गए हैं। अगर आप इनको देखें गौर से तो ये जो पहला एरो आपको दिख रहा है उसके आपको दूसरा एरो जो उसके साइड में दिखेगा, एडजेसेंट एरो जो दिखेगा आपको, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। इसका मतलब ये कि ये बीटा शीट्स हैं और ये ऑपोजिट ओरिएंटेशन में अरेंज हैं। ये एंटी पैरेलल बीटा शीट के फैशन में अरेंज है। तो अगर कोई पूछे आपसे सिल्क फेब्रियन के बारे में तो सिल्क फेब्रियन क्या होता है? सिल्क फेब्रियन अरेंजमेंट होता है एंटी पैरेलल बीटा शीट्स का, पैरेलल बीटा शीट्स का नहीं, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स का, और जो कि रिच होते हैं एलेनिन और ग्लाइसिन रेसिड्यूज में। ये सिल्क फेब्रियन की बात हो गई। अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। अब जैसे मैंने आपको बताया सिल्क फेब्रियन डिस्प्लेस अल्फा हेलिक्स, लूप स्ट्रक्चर, एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट्स या पैरेलल बीटा शीट्स। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें एंटी पैरेलल बीटा शीट्स होते हैं। आपको फिगर भी आप देख सकते हैं पीछे जाकर स्लाइड्स में कि उसमें एंटी पैरेलल बीटा अरेंजमेंट की है शीट्स का। सेकेंड क्वेश्चन है कोलेजन, अल्फा कैरोटीन एंड ट्रोपोमायोसिन हैव कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स। दे आर disulfide bridges to neighboring proteins, repeating sequence of amino acids, a high beta structure content, super helical coiling। ये बात तो तय है कि सुपर हेलिकल कॉइलिंग होगा तो एस ऑप्शन है, और रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स भी होते हैं तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय। Please like, share and subscribe.